ओके, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग ऑफ दिस बुक सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस बाय नेत्रा ग्लोवर तबाब, अ गाइड टू रिक्लेमिंग योरसेल्फ। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा, आई जस्ट डू अ क्विक रीकैप कि ये जो बाउंड्रीज हैं बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी रिलेशनशिप्स को अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर हेल्दी बाउंड्रीज सेट। एंड जैसे इसमें लिखा है कि दिस विल हेल्प यू assert your needs and enjoy more fulfilling relationships with family, friends and loved ones. तो वैसे तो बाउंड्रीज लग सकता है कि बाउंड्रीज का मतलब वॉल्स हैं जो लोगों को दूर करती है, परंतु एक्चुअली बाउंड्रीज वो लोगों को दूर नहीं करती है, वो लोगों के साथ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनाने में हेल्प करती है, तो जिससे हम एक्चुअली ज़्यादा सेफ फील कर सके। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि बाउंड्री, जैसे हम किसी खुली जगह में हैं तो हम ज़्यादा सेफ फील नहीं करेंगे, पर हम घर के अंदर हैं तो हम ज़्यादा सेफ फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बाउंड्रीज हैं, वॉल्स हैं, उसमें हम बेटर फील करते हैं, हम गार्डेड, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो इसी प्रकार से बाउंड्रीज हमको हेल्प करती हैं कि हम गार्डेड या प्रोटेक्टेड फील करें। और अगर बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो हम मोर वल्नरेबल फील करते हैं, लोग हमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो जैसे अगर हम देखें आगे कि हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए हेल्दी बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। कई बार जैसे कोई हमसे कुछ पूछता है, या कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई हमसे बोलता है कि क्या आप ऐसा कर देंगे, या कैन यू डू दिस, कैन यू गो देयर और समथिंग, तो हम कई बार नहीं बोलना चाहते हैं पर हम हाँ बोलते हैं, हम मना नहीं कर पाते हैं, हम नो नहीं बोल पाते हैं। और उसका कारण क्या है कि हमें आता नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू ड्रॉ आवर बाउंड्रीज, हमें प्रॉपर उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, परंतु उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि व्यक्ति फिर जब नो नहीं बोल पाता तो रिसेंटमेंट रहता है, वो अपनी फीलिंग्स, नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो दैट वो एक प्रकार से जैसे हॉट पोटैटोज का एग्जांपल देते हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है पर थोड़ा बहुत रेलेवेंट है कि अगर हमारे पास हम चाह रहे हैं किसी और को के ऊपर कुछ गरम आलू फेंकना, तो वो गरम आलू जब हमने पकड़ रखा है फेंकने के लिए, तो एक्चुअली वो एक्सक्यूज मी मुझे हमको खुद को हर्ट करता है। हम दूसरे को फेंकेंगे, उसको दूसरे को नुकसान होगा, उसके पहले हमें नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं बजाय दूसरे के, या दूसरों के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, तो जो बाउंड्रीज हैं, तो बाउंड्रीज में देर आर 6 काइंड ऑफ बाउंड्रीज जिसके बारे में हमने बात करी थी कि एक तो फिजिकल बाउंड्रीज हो गई, कि हमारी बॉडीज और पर्सनल स्पेस की बाउंड्री हो गई। कोई हमारे बहुत पास में आता है जो हमको अनकंफर्टेबल लगता है, तो दैट इज ऑल्सो वायलेटिंग अ फिजिकल बाउंड्री। उसके अलावा सेक्सुअल बाउंड्रीज, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज और इमोशनल बाउंड्रीज, फिर मटेरियल बाउंड्रीज कि हमारे पोजेशंस को दूसरे कैसे यूज कर रहे हैं, या हमसे कैसे उनको व्यू कर रहे हैं, मटेरियल बाउंड्रीज। और उसके बाद लास्ट में टाइम की बाउंड्रीज कि हमारे टाइम को दूसरे कैसे वैल्यू कर रहे हैं। तो जो ये इंटेलेक्चुअल इमोशनल बाउंड्रीज हैं उसके बारे में हमने मतलब सारी अलग अलग बाउंड्रीज हैं।
ये कल्चर उनके ऊपर काफी इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये भी कल्चर, हम जिस सोसाइटी में हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा फैमिली, इन सब का काफी सारा जो उस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हम बाउंड्रीज बना पाते हैं या नहीं बना पाते। अब फिर उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे बुक में कि ये जो बाउंड्रीज हैं या तो टू रिजिड हो सकती हैं या टू पोरस हो सकती हैं। पोरस का मतलब कि उससे सब कुछ निकल जाता है, मतलब कि बाउंड्री है ही नहीं एक प्रकार से। तो और या फिर वो इतनी ज्यादा है कि हम लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, हम लोनली फील करें या हम अकेले रहें। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स वो हेल्पफुल नहीं है। हमको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना, उसके प्रॉपर एक ऐसी जगह पे आना जहाँ पे बाउंड्री भी है और साथ ही साथ हम बहुत रिजिड भी नहीं है। तो ये कोडिपेंडेंसी वगैरह की हमने बात करी थी कि कोडिपेंडेंट हो सकता है कोई व्यक्ति अगर बाउंड्रीज नहीं है, टू पोरस है, या वो उसको एनमेशमेंट हो सकता है। और अपनी मतलब कि हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते, हम एक्चुअली दूसरों के हिसाब से अपना जीवन जिएंगे अगर हम बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे हैं। तो क्योंकि हम नहीं बोल पाएंगे, सो वी विल ऑलवेज बी थिंकिंग कि जैसा वर्ड दूसरा यूज होता है पीपल प्लीजिंग, वी विल बिकम पीपल प्लीजिंग, कि लोग लोग हमसे क्या चाहते हैं हम बस वो कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं कि जो हम खुद से चाहते हैं। तो इस प्रकार की बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरा टू रिजिड बाउंड्रीज हैं तो उसमें भी हम क्लोज रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर अगला सब टॉपिक था कि हम हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है और उसका उस कम्युनिकेशन से कंसिस्टेंट एक्शन होना जरूरी है। कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा ये हमारी बाउंड्रीज हैं, तो उसको हम कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारी नीड्स को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को। तो इसको पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर बोला जाता है। पैसिव एग्रेसिव का मतलब कि व्यक्ति इनडायरेक्टली बोलता है, टॉन्ट करेगा या सरकाजम यूज करेगा, या वो बस सोचता है कि सामने वाला समझ जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। पर मोस्टली होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि अगर इतना वो होता समझने की, सामने वाले में अगर इतनी कैपेसिटी होती तो वो बाउंड्रीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाउंड्रीज उसको समझ में भी आ जाती। तो इस अगर वो बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पा रहा है सामने वाला, इसका मतलब कि वो हमारे हार्ट को नहीं समझ सकता, या वो हमको जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको बिना एक्सप्रेस किए नहीं समझ पाएगा। तो उस चीज को असर्टिवनेस बोलते हैं। एक बिहेवियर होता है पैसिव एग्रेसिवनेस, और उसका मतलब पैसिव एग्रेसिवनेस मतलब कि व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं है, वो सिर्फ सोचता है या इनडायरेक्टली बोलता है। और उसका ऑपोजिट होता है असर्टिवनेस, कि व्यक्ति क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि पर उसमें सामने वाले के ऊपर अटैक नहीं करता है, सामने वाले को जज नहीं करता, वो सिर्फ ये बताता है कि भाई मेरी नीड क्या है, मैं क्या मेरी बाउंड्रीज क्या है। तो आई वांट, आई नीड, आई एक्सपेक्ट, इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है। तो वो हो रहा है सॉरी असर्टिव एक्सप्रेशन। पर तो उसमें उसके साथ सिर्फ वर्बल सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, उसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन होना जरूरी है। एक्शन का मतलब कि हम दूसरों को कैसा फील कराते हैं, दूसरे हम खुद को कैसा ट्रीट करते हैं, हम क्या अलाउ करते हैं, क्योंकि वो ही दूसरे लोग भी देखते हैं और उसी से सीखते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू अस एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो ये एक्शन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब हमारी बाउंड्री को कोई वॉयलेट करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो कि अगर वो वॉयलेट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो जानबूझ के कर रहा है। अगर हमने मतलब पहली बात तो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें। अगर हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया तो सामने वाले को उसकी बाउंड्री नहीं पता चलेगी। अगर बाउंड्री पता नहीं चलेगी
तो वो उसको मेंटेन कैसे कर पाएगा? तो पहली स्टेप है कि हम अपनी बाउंड्री को कम्युनिकेट करें, और उसके बाद अगर जब हमने कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद अगर सामने वाला उस बाउंड्री को ऑनर नहीं करता है, जैसे लिखा है कि या तो उसको क्वेश्चन करेंगे, हमारी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे, या ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उन्होंने सुना ही नहीं, वो समझे ही नहीं, या हमारी बाउंड्री को जानते हुए भी जानबूझकर उसको वॉयलेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि these responses are typically a sign that you need to re-evaluate your relationship। उसका क्या मतलब है कि या तो हमें उन बाउंड्रीज को फिर से क्लैरिफाई करना होगा, और या फिर वो रिलेशनशिप इज सिंपली इज नॉट वर्किंग। तो छोटा मोटा चीजें तो कभी कभी हम कोई स्ट्रेंजर हो तो उससे बेयर भी कर सकते हैं कि भाई उससे अपने को ज्यादा लंबे समय साथ में रहना नहीं, तो अपनी कहाँ उसमें इतना एफर्ट डालें कि अपनी बाउंड्रीज ये हो। परंतु जब हमको लॉन्ग टाइम में साथ में रहना है, बाउंड्रीज को क्लेरिफाई करना और ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले उसको प्रॉपरली एक दो बार कम्युनिकेट करें, और क्लियरली कम्युनिकेट करें, पैसिव एग्रेसिव वे में नहीं। और जब क्लियरली कम्युनिकेट करने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो फिर उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में रहूं, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, या समथिंग वट एवर। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यू मे डिसाइड कि सब या तो हम एनफोर्स करनी पड़ेगी हमारी बाउंड्री को बाय इशूइंग अ कॉन्सिक्वेंस, और कभी कभी हमको यू मे डिसाइड इट इज बेटर जस्ट टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम अ रिलेशनशिप और एंड इट एंटायरली। हम किसको कितना समय देते हैं ये हमारी चॉइस है। हम किसी के प्रति ऑब्लिगेशन नहीं है जो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते या हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और इसमें इन्होंने लिखा था कि that doesn't necessarily mean you no longer care about this person, it just means you are looking out for your own well-being। तो ये था जब कोई हमारी बाउंड्रीज को वायलेट करे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद था कि अगर हेल्दी बाउंड्री है, इसका मतलब है कि हमारी खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर हम खुद को वैल्यू नहीं करते हैं, हम दूसरों की नीड्स को ही वैल्यू करते हैं, अपनी नीड्स को हम इग्नोर करते हैं, तो हम बाउंड्रीज नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम बोलेंगे ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, दूसरा व्यक्ति को खराब नहीं लगना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को वो उसकी जो सोच है या उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है लॉन्ग रन में। जो जैसे इसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू हेल्प अदर्स, अ पोर्शन ऑफ योर एनर्जी मस्ट गो टुवर्ड्स सेल्फ केयर। हमने एम्प्टी कप की बात करी थी कि हम एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते, हम दूसरों को वो चीज नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। सो सेल्फ बाउंड्रीज मतलब सेल्फ केयर या सेल्फ लव। तो यहाँ पे जैसे लिखा था कि सेल्फ केयर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने ऊपर कुछ खर्चा करें, पर एसेंस ऑफ ट्रू सेल्फ केयर इज ऑथेंटिसिटी। मतलब कि अबाउट बीइंग इन ट्यून विथ योर ओन नीड्स एंड रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ इनफ टू फुलफिल देम। मुझे ये दो लाइन बहुत पावरफुल लगी थी, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया था लास्ट टाइम, कि हम अपनी नीड्स के से अवेयर हों, और हम खुद को इतना एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते हों कि हम हमारी नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करें। ये ऑथेंटिसिटी है, दिस इज ट्रू सेल्फ केयर। सो जैसे सेल्फ केयर इन्होंने पहले भी बोला कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि सेल्फ केयर मतलब कि हम स्पा जा रहे हैं, मसाज ले रहे हैं। ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, हम हमारी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं
उनका खाना अच्छा हमको जो लगता है हम उसको खा रहे हैं, या जो भी हमको, जैसे आई लाइक स्मेल्स, गुड स्मेल्स, तो मैं कभी परफ्यूम या कुछ ऐसे ही कभी भी लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बाहर जा रहे हैं तो लगाना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बाहर जा रहे हैं तो लगा रहे हैं, इसका मतलब कि हम दूसरों के लिए लगा रहे हैं। पर अगर हम मुझे अच्छा लगता है और मैं लगा रहा हूँ तो मैं कभी भी लगा सकता हूँ, मैं घर में हूँ तब भी लगा सकता हूँ। सो that is also self care, but the main more important one is, या equally important one is authenticity, कि हम अपनी नीड्स को अवेयर हों, उसको फुलफिल करें। saying no to a request when you know you don't have the time to do it, ताकि हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्लियरली नो बोलें। तो ये सब सेल्फ केयर या सेल्फ बाउंड्रीज में आता है। अब इसके बाद, ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे का आज पढ़ेंगे हम। सो let's see. Before we teach others to respect our boundaries, we must learn to honor ourselves. ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो एक कोट है बस। Okay, so ये section, who will like to read this section? सिर्फ आपको 2 या 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं, then I'll explain a little bit. Sir, can I read Piyush here? Yes, sure. कहाँ से पढ़ना है सर? यही जो setting boundaries Okay, with okay. family. Okay. Setting boundaries with family is part of the process of becoming an adult. Family is often where people struggle most when it comes to setting boundaries, especially the parent-child relationship. After all, these relationship dynamics are decades in the making and aren't likely to be changed overnight. But we must set boundaries with our parents because that's the only way we will ever grow up. It's only by virtue of the fact that we set boundaries with our parents during our development that we gradually learn to become autonomously acting individuals. Those, however, who fail to assert boundaries in development will never truly cease to be a child. Consider this: the author once worked with a woman whose marriage was on the rocks because her husband was closer to his mother than he was with her. This woman struggled to take her husband seriously because he was unable to make decisions without asking his mother first. If this is something you can relate to, then you are in dire need of implementing family boundaries. Okay, thank you, Piyush. So ये जो family, तो अब ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहे हैं। 3 एग्जांपल्स ये स्पेसिफिकली लेंगे, एक फैमिली, एक वर्क प्लेस और एक हमारी क्लोज रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ या फ्रेंडशिप, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो पहला एग्जांपल फैमिली का ले रहे हैं कि फैमिली, जब हम सबसे पहले सबसे ज्यादा हमको चैलेंजेस आते हैं फैमिली के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने में, और उसका वो नेचुरल है। उसका कारण ये है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हम बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि क्योंकि उन्होंने हमको बहुत छोटे से देखा है, राइट, तो उनको पता है कि हम हर चीज उनसे उनके हिसाब से करते हैं, या वो हम दे गाइड अस, दे कंट्रोल अस। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे, कि हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, इमोशनल मैच्योरिटी आती है, हम ऑटोनॉमस इंडिविजुअल्स बनते जाते हैं धीरे धीरे। पर उसमें समय लगता है, दैट इज मतलब कि उसको ही, क्योंकि इनिशियली कहते हैं कि जो एक चाइल्ड और मदर है वो एक एज अ इमोशनल सिस्टम, वो दोनों मर्ज्ड रहते हैं, दे बोथ फील द सेम थिंग्स। पर धीरे धीरे वो एक जो चाइल्ड है वो ग्रो होता है, तो वो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करता है, उसकी पसंद नापसंद, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स हैं, तो वो सेपरेट होती हैं। परंतु कभी कभी पेरेंट्स इतने मैच्योर नहीं होते कि वो उस चीज को अलाउ कर सके, उनको थोड़ा कंट्रोल चाहिए रहता है। उनको क्या लगता है कि अगर बच्चा अपनी चॉइसेस बना रहा है तो इसका मतलब कि ही डजंट लव अस, या अदर वे राउंड ऑल्सो होता है कई बार कि पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं
और या दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है और एक व्यक्ति अपनी चॉइस बना रहा है जो कि दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है, तो कोई व्यक्ति जो इमेच्योर होगा उसको लगेगा कि अरे ये व्यक्ति तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मतलब कि वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है या मुझे ही डजंट लव मी, which is an incorrect idea, which is not this is not true. पर इन एनी केस जो फैमिली के साथ बाउंड्रीज है पेरेंट्स के साथ, वो बनाना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम शुरू से उन्होंने हमको देखा नहीं बाउंड्रीज बनाते हुए। जब हम मैच्योर हो जाते, स्पेशली क्या होता है कि हम काफी बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, 20-25 ईयर्स या वॉट एवर इज अवर एज, और फिर जब हम बाउंड्रीज बनाना चालू करते हैं तो लगता है कि ये क्या हो गया इसको एकदम से। अभी तक तो ये एकदम अलग था, ये अभी तक तो हमारी सारी बातें सुनता था, हाँ बोलता था, भले हम कुछ भी बोल दें पर वो उसको ना नहीं बोलता था, और ये एकदम से ना बोलने लग गया, तो क्या हो गया इसको, ये शायद गलत संगत में हो गया है क्या, वॉट एवर दे मे थिंक, बट दैट्स देयर चैलेंज। तो अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें जो इससे रेलेवेंट है। रेलेवेंट इस प्रकार से कि उन्होंने बताया कि एक बार ये जो ऑथर है बुक की, उन्होंने एक वुमेन के साथ वो वर्क कर रहे थे जिसको मैरिज में इश्यूज थे, क्योंकि जो हस्बैंड था वो मदर से ज्यादा क्लोज था देन विद द वुमेन। नॉट नेसेसरली रॉन्ग, बट वो बता रहे हैं कि वुमेन उसको लगता था कि वो बच्चा है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ से पूछता था जो भी कुछ करना रहता था। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो या इन जनरल हम एज अ एडल्ट एक्ट नहीं कर पा रहे, हम अपने डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस को हमने लेना की आदत नहीं डाली, या हम हमेशा पूछते हैं दूसरों से कि मैं क्या करूं, मैं ये डिसीजन बनाऊं या ऐसा करूं वैसा करूं, और उनके हिसाब से उनसे पूछ के डिसीजन बनाएं। पूछना और सलाह लेने में कोई गलत नहीं है, पर डिपेंडेंट होना दूसरों पे कि दूसरे हमारे लिए डिसीजंस बनाएं, वो गलत है। क्योंकि एक्चुअली लाइफ हमारी है, हमारे डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस हमको बेयर करने पड़ेंगे। अगर हम उसके लिए अपने आप को हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो हम लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा दूसरों का अप्रूवल ढूंढते रहेंगे कि क्या ऐसा करूं, मुझे करियर में कुछ चॉइस बनानी है, मुझे हर प्रकार की जो चॉइसेस होती हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, तो हम यही सोचता रहूंगा कि मुझे कोई बता दे कि मुझे क्या करना है, बजाय कि आई मेक द डिसीजन एंड एग्री कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दैट इज इम्पोर्टेंट कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो कमिंग बैक हियर कि फैमिली मेंबर्स के साथ में बाउंड्रीज बनाना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स रीड अ लिटिल बिट मोर next 3 paragraphs. Who will read? Sir, I will read again. Let's see if someone else want to read. Okay, अभी आप ये वाले और पढ़ लीजिए, फिर let's see, फिर maybe someone else can be ready to read more next. Okay. Piyush, go ahead. The first step to implementing boundaries with family members is to create distance. Physically, that means reducing how often you see them or speak to them on the phone. Emotionally, creating distance involves preserving your privacy by withholding intimate details of your personal life. The next step is to practice asserting your will. The main way to do is to start solving your own problems and making your own decisions. But there are also other smaller ways you can win in a bit of self autonomy. For example, by expressing your opinions freely in front of them, even when it contradicts their views. It's important to remember that this advice also applies the other way around. If you're a parent, it's easy to forget that your children have boundaries too, and it's important to respect them, at least within reason.
when a child sets a boundary, it might look like refusing to eat a certain food or crying around a certain person. ओके, थैंक यू। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करना जरूरी है। हम इमेच्योरली करेंगे तो शायद उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसे हमने कई बार देखा है कि एक्चुअली जैसे जब बच्चा अपने पेरेंट्स से एक इमोशनली मैच्योर तरीके से सेपरेट होता है, इन द सेंस कि इमोशनली अपने आप को सेपरेट करता है, तो पेरेंट्स के लिए इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। पर उसको मैच्योरली करने का मतलब ये है कि हम ये समझे कि व्हाट डू दे वांट। यूजुअली पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि वो हमको कंट्रोल करें, या वो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अच्छा पेरेंट कोई भी होगा तो वो ये चाहेगा कि हमारा बच्चा खुश रहे, वो सही काम करे, सही चॉइसेस बनाए। एंड दे थिंक, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नेचुरली उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है एज में, वो एटलीस्ट 25-30 ईयर्स 20-25 ईयर्स बड़े हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमें ज्यादा पता है हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे से कि उसके लिए क्या सही है। बट दैट वायलेट्स द ऑटोनॉमी ऑफ द पर्सन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ ऑटोनॉमी व्यक्ति को लिए इम्पोर्टेंट होती है। वी वांट, दैट्स अ बेसिक नीड, वी वांट फ्रीडम, वी वांट इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस अदरवाइज नहीं तो खतरे में आ जाता है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि उनकी जो बेसिक, इस चीज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हुए कि आई रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑनर यू, but I have a different way of thinking and I make different choices. So please allow me to do that. तो ये अगर हम properly communicate करेंगे तो हम उनसे जो ये जैसे इसमें लिखा है कि बाउंड डिस्टेंस, मतलब ये नहीं कि हम उनसे उनकी केयर नहीं करें, उनको रिस्पेक्ट नहीं करें, हम वी डोंट केयर अबाउट आवर पेरेंट्स। दैट्स नॉट व्हाट दिस मीन्स। बाउंड्रीज विद पेरेंट्स या बाउंड्रीज विद फैमिली मेंबर्स मीन्स वी केयर फॉर देम, but we need to find a balance in our individuality and their individuality। वो भी एक इंडिविजुअल है, वो अपना जीवन बेस्ट किस तरीके से जी सकते हैं और हम अपना जीवन बेस्ट किस तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए जो करना हो वो है बाउंड्रीज इन फैमिली। तो जैसे कि हम क्या उनसे बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, दैट्स अवर चॉइस। पर इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रैक्टिसिंग असर्टिंग योर विल, मतलब कि हम उनसे हर चीज में उनसे डिपेंडेंट नहीं हो, हम उनसे सलाह लें क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे यूजफुल रहेगा। उन्होंने जीवन का जो चीजें देखी हैं, हम हर चीज जरूरी नहीं कि हम ठोकर खाकर और सीखें। एक कहते हैं कि जो कोई सी भी चीज को सीखने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक जो अच्छा तरीका होता है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सुन के सीख सकते हैं। एंड दैट इज हेल्पफुल बिकॉज इट सेव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल। क्योंकि अब जैसे हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीखते हैं, हम हमारा साइंस जितना भी है, तो उसमें साइंस में हमने सैकड़ों चीजें पढ़ी होंगी, पर उसमें से लैब में हमने 2 या 4 चीजों को ही ट्राई किया है। और वो भी हमने ऐसा नहीं कि स्क्रैच से खुद से हर चीज एकदम वो करी, उन्होंने तो बता दिया कि भाई आप ऐसा ऐसा करोगे ये होगा। सो इट प्रूव्स अ हाइपोथेसिस, इट्स नॉट समथिंग एवरीथिंग वी हैव टू रिसर्च ऑन आवर ओन। तो साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ग्रेविटी है, ये सारी चीजें हमने सुन के सीखी हैं, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो हमको हर चीज को एक्सपीरियंस करके सीखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल टेक फॉरएवर एंड वी विल नॉट रीच द राइट कंक्लूजन। सो हमसे ज्यादा मोर एक्सपीरियंस लोगों से सुनना और सीखना अच्छी बात है, परंतु फाइनल डिसीजन वो हमारा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइफ के, जो ये हमारी चॉइसेस के, वो हमको बेयर करना है। सो इसलिए दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न। और हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें धीरे धीरे उनसे, क्योंकि प्रॉपरली मैच्योर वे में रिस्पेक्टफुली। मैंने देखा है कि अगर हम रिस्पेक्टफुली किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, तो अगर हमारे व्यूज ऑपोजिट भी हों, डिफरेंट भी हों, तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल पाएंगे कि हम उसको कैसे उस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कर पाएंगे। सो अगर हमारे व्यूज डिफरेंट हो या कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो भी हम उसको एक्सप्रेस करें धीरे धीरे। दैट्स अ वे ऑफ
setting our boundaries with our parents and other family members to siblings के साथ हो सकता है। और इसी प्रकार से फिर पेरेंट्स के लिए भी बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे की भी अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी खुद की फ्रीडम है। तो अगर वो बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है और वो हार्मफुल नहीं है उसके लिए, तो हम उसको ऑनर करें, हम उसको रिस्पेक्ट करें, उसको सिखाएं कि भाई ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बेयर करनी पड़ेंगी। अगर हम डिसएग्री भी करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आवर एक्सपीरियंस सेज दिस, यू वांट टू मेक दिस चॉइस। अगर तुम वो चॉइस बनाते हो तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती हैं एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस, सो मेक योर चॉइसेस वाइजली। इस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अ पेरेंट जो भी हैं अपने बच्चों को। ओके, सो लास्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ दिस सेक्शन, who will like to read? Okay, so for just to save time, I'll read these two and you can prepare yourself if you are willing. There is no force, but if you are willing to participate, that's nice always. तो आप दूसरे next section पढ़ सकते हैं. Respecting your children's boundaries is important because it reinforces the positive habit of asserting oneself and relating to others in a healthy way. तो जब हम हमारे बच्चे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, या और अन्य लोगों की बात भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चिल्ड्रन हो हमारे, पर अन्य उनकी हम जब बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं तो इट रीइंफोर्सेस द पॉजिटिव हैबिट ऑफ असर्टिंग वनसेल्फ एंड रिलेटिंग टू अदर्स इन अ हेल्दी वे। वो सीखता है कि हाँ उसकी वैल्यू है, ये सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। When you acknowledge a child's boundary, you are effectively saying to her, yes, you have the power to determine your own life, and yes, your needs and preferences matter. उसको लगता है कि उसकी needs और preferences की value है, वो important हैं, और उसके पास choice बनाने की he is allowed to, he or she is allowed to make choices। ये बहुत important है। Parents कई बार वो नहीं करते हैं, तो उसको लगता है कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, मैं हमेशा बस जो दूसरे बोल रहे हैं उसी हिसाब से करना है, तो मेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू एक्नॉलेज अ चाइल्ड्स बाउंड्री। वो जो बोल रहा है उसकी बाउंड्रीज को ऑनर करें, हम रिस्पेक्ट करें। अल्टीमेटली एज काउंटर इंट्यूटिव एज इट मे सीम, creating boundaries between family members is actually essential for relating to each other in adulthood as equal independent beings। तो उल्टा लग सकता है सुनने में, परंतु जब बाउंड्रीज बनाई जाती हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, मतलब प्रॉपरली एक्सप्रेस किया जाता है हमारी नीड्स को, और हम उसको असर्टिवली एक्सप्रेस करते हैं, बजाय कि हम अपने मन में रख के छुपा के और जो भी फीलिंग्स हैं उनको दबा के रखें, तो वो रिलेशनशिप्स बेहतर बनती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को एक एज अ एडल्ट ट्रीट कर रहे हैं, जो एक इक्वल इंडिपेंडेंट व्यक्ति है दूसरा। तो ये अच्छा है रिलेशनशिप्स के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट वर्क बाउंड्रीज इन दी वर्क। सो हो सकता है कि अभी आप स्टूडेंट हो, या you may not be working, you may not have experience of these things, but it's important to learn this skill as a professional, what and how to manage your boundaries in the workspace. So someone else would like to read? Nanda sir, Yes, Piyush. I would love to like say to read by Vibha. Okay, if she has a choice, if she Yeah. wants to read, it will be nice. We don't want to force anyone. Yes, sir. She's basically shy, but she read nicely, so that's why I'm just trying to motivate her. Okay, Vibha, are you willing to read? Okay, sir. Okay, Good afternoon, sir. good afternoon. Setting boundaries in the office is essential for enjoying your work and doing a good job.
Overwork is endemic to our society. Too many of us are clocking in well beyond the 40-hour work week stated in our contracts. We frequently work in the evenings and weekends when we are supposed to be recovering. We say yes to extra projects from our colleagues even when it's not our responsibility. And out of some false sense of guilt, we don't take advantage of all the vacation days that we are entitled to. Did you know that in 2018, US workers left unused 768 million days of paid time off? Even if we have healthy boundaries in our personal lives, we tend to have more porous boundaries in our professional lives. That's because we find it more difficult to set boundaries with our boss and team members out of fear of not being seen as a good employee. But again, this attitude is counterproductive because when you are overworked and exhausted, the quality of your work deteriorates along with the quality of your life. Setting boundaries at work will help you maintain a healthy work life balance. That means improving your own well being while at the same time improving your engagement and efficiency in the office. Thank you, sir. Thank you, Vivek. That's nice. So, यहाँ पे अब हम वर्क रिलेटेड बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं और ये एक स्पेसिफिक एंगल से देख रहे हैं अभी तक कि मोस्टली लोग ओवरवर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा समय देते हैं वीकेंड्स पे, इवनिंग्स में, और वो नो नहीं बोल पाते। अगर उनको कुछ ज़्यादा वर्क के लिए बोला जाता है, दूसरे कलीग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दिया जाता है, तो वो नो नहीं बोल पाते। तो ये आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बॉस के साथ या दूसरे कलीग्स के साथ नो बोलने में या बाउंड्रीज ड्रॉ करने में कई बार चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं मना करूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्क नहीं करना चाहता या चाहती हूँ, या मैं स्किल्ड नहीं हूँ इनफ, या व्हाटएवर, देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स। तो इसलिए व्यक्ति नहीं बोल पाता, या मुझे क्या पता मेरे परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन जो अप्रेजल होता है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या बहुत सारे अलग अलग फियर्स हो सकते हैं लोगों के। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बाउंड्रीज वर्क प्लेस में भी बनाना सीखें। दिस इज ओनली वन एंगल, बट देयर मे बी अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग बाउंड्रीज। तो ये जो एटीट्यूड है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। क्योंकि जब हम ओवरवर्क्ड हैं या एग्जॉस्टेड हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क डिटीरियरेट होगी, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा और उसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमको फेस करने पड़ेंगे। तो हमको प्रॉपर ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना है, पर हमको हमारे वेलबींग, हमारी पर्सनल लाइफ, इन सब को भी प्रॉपरली टाइम देना है, समय देना है, उसको वैल्यू देनी है। So therefore it's important to do that. Okay, let's see if let's take a brief pause and see if someone wants to speak something. So far अभी तक हमने फैमिली बाउंड्रीज के बारे में बात करी। ऑलवेज फील फ्री कि जब हम ये पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो you can speak, interrupt in between or send a message if you want to speak or contribute something. Sometimes I forget to ask in between. So अभी तक हमने फैमिली के लिए और थोड़ा वर्क रिलेटेड बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा। So anyone has something else to say? Sir, can I say something? Yes. Sir, I need to tell everyone that first of all, we have to focus on ourselves, and we have to be very clear on our purpose and our goal settings. So then only we can move forward in life. So basically boundaries are also related to that,
because if you are clear with your purpose and your goal settings, then only you can set your boundaries very easily, to whom we can like connect with more, or to whom we can disconnect with, like people who are toxic mentally, or like in your career goals. So we can just eradicate our distractions. That's it, sir. Okay, thank you, Piyush. Yeah, it's important to understand how we relate with other people. Okay, anything else? नहीं तो हम आगे पढ़ते हैं. Or you can send message if you like. So अब ये steps बता रहे हैं how to set boundaries in the workplace. The first step to setting boundaries at work is to get over this idea that being a good employee means saying yes to every request. There is nothing good about overloading yourself so much that you do everything half-heartedly. Remember, when you say no to extra responsibilities, you are saying yes to doing a good job on the work you already have. The next step is to do what it takes to get your work done within working hours. So no one can guilt you into working longer. One way to achieve this is to practice delegating tasks when you have too much on your plate. Another strategy you can try is informing your coworkers that you would prefer to save the chit-chat for your lunch break. If you still find that your workload is just too much to handle, then tell your boss. Of course, setting boundaries with your boss can be nerve-wracking, but it's far better to communicate your limits to your boss than to suffer in silence. And once you have experienced the relative relaxation and sense of control that follows, you will wonder why you did not do it sooner. Okay. So ये जो बाउंड्रीज है उसके लिए फर्स्ट स्टेप पे बोल रहे हैं कि हमको ये आइडिया छोड़ना पड़ेगा कि अगर हम हर चीज को यस बोल रहे हैं तभी हम अच्छे एम्प्लॉई, और नहीं तो हम हर चीज को हाफ हार्टेडली करेंगे या हम क्वालिटी समय नहीं दे पाएंगे तो और हमारा परफॉर्मेंस खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा. सो दैट्स फर्स्ट थिंग. फिर उसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि जब भी वर्किंग आवर्स हैं उसमें हम काम से काम रखें, और ताकि हमको इधर उधर बाद में दूसरा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़े. अगर हमारे पास टू मच वर्क है तो हम दूसरों को से हेल्प मांग सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, हमारे नीचे अगर कुछ लोग हैं उनसे करवा सकते हैं. और दूसरा कि फालतू की इधर उधर मतलब कभी कभी ठीक है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ठीक है, परंतु डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए कि वर्क समय में हमारे दूसरे कलीग्स हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वो बाउंड्रीज भी हमको बनानी आनी चाहिए कि ओके राइट नाउ आई एम वर्किंग एंड आई नीड टू गेट दिस क्विकली, कैन वी टॉक लेटर, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लंच ब्रेक में बात कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हमको हमारे कोवर्कर्स से भी प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, उनसे ये सब हमको सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी. एक्चुअली दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग. जो भी हम सुन रहे हैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हाँ सुन के अच्छा लगा, पर एक्चुअली हमको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की. फिर आगे था कि अगर हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा है और हम नहीं हैंडल कर पा रहे तो हम बॉस से बात कर सकते हैं. बॉस से बात करना यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, परंतु हम साइलेंस में सफर कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर है कि हम बॉस को बता दें. इसके लिए एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी, शॉर्ट में सुना देता हूँ फिर से. इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक बार एक ये उससे रिलेटेड है कि जब हम अपनी व्हाट वी आर फीलिंग हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर रखते हैं, तो इट कैन किल अस, सफर इन साइलेंस. तो एक बार एक शिकारी वो एक जंगल में घूम रहा था और वहां पे नियम था कि इस जंगल में शिकार करना मना है.
तो पर वो शिकारी आदत से मजबूर था या उसको जो भी कारण था, तो उसने एक भेड़िए को पकड़ लिया और उसी समय वहां पे राजा आ गया। तो जब उसने देखा कि राजा आ गया तो उसको लगा कि अभी राजा मुझे दंड देगा, तो उसने उस भेड़िए को अपने कोट में छुपा लिया, जो उसने एक बड़ा सा लॉन्ग कोट पहन रखा था। और राजा आया तो राजा ने पूछा कैसे हो क्या हो, तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और ये ताकि राजा को ये नहीं पता चले कि उसने भेड़िए का शिकार किया था, क्योंकि अदरवाइज उसको दंड मिलता है या उसको कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। पर फिर जैसे ही राजा गया तो देखा कि वो जो शिकारी था वो गिर गया, मर के गिर गया, क्योंकि भेड़िया वो जिसको उसने पकड़ा था वो उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। पर वो राजा को बता नहीं पा रहा था कि मैंने भेड़िया पकड़ा है, मैंने शिकार किया है, तो वो सफर कर रहा था साइलेंस। सो बट दैट अल्टीमेटली कॉज्ड हिज डेथ। सो उस हिसाब से इट इज बेटर टू कम्युनिकेट देन टू सफर इन साइलेंस। सो ये इस स्टोरी का भी वो है, और इसी प्रकार से दिस इज important thing to do with our workplace also and in all relationships actually. सो अगर हम जब इसमें आखिर में लिखा है कि जब हम थोड़ा सा हमारे बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे वर्क प्लेस में, तो हमें लगेगा कि हमने शुरू से क्यों नहीं किया। सो एंड दिस कैन बी द अदर वे राउंड ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली अबाउट ओवरवर्क, इट कुड बी ऑल्सो अबाउट कि मान लो कि जैसे कोई एम्प्लॉयर है और उसका एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है और हम बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, तो क्या हो रहा है, हम प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं बना रहे हैं, हम एम्प्लॉय को अलाउ कर रहे हैं कि भैया तुम जो करना है करो मत करो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो टू उस केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मेक प्रॉपर बाउंड्रीज, कि इफ यू डोंट वर्क इनफ या इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव देन दीज विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये भी एक उसका दूसरा पहलू है, दूसरा साइड है। Okay, so let's move on. It's 1:53. We have only one more section remaining, setting romantic boundaries and then final summary. So, okay. So Nupur is reading. What's the most important element of a romantic relationship? Communication. Poor communication is the leading cause of divorce and breakup, and is the top reason couples seek therapy. But what does poor communication boil down to, really? That's right, an inability to assert boundaries. When couples can assert their boundaries explicitly, they end up resorting to other, more conflicting prone methods of communication, such as passive aggressiveness. Couples often avoid making direct requests in a relationship out of fear of pushing their partner away. But this fear is completely unfounded. Couples in relationship therapy that learn to make clear, direct requests of one another usually show a reduction in the frequency and intensity of arguments. You, too, might be surprised just how receptive your partner is to honest and direct communication and how willing they are to meet most of your needs. Okay, thank you. So, यहाँ पे रोमांटिक बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं या कपल्स की बात कर रहे हैं, कैन बी मैरिड और बिफोर मैरिज, कि हम हमारी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें और फ्यूचर की भी। तो ये बता रहे हैं कि भाई किसी भी ये एक्चुअली आई फील दिस अप्लाइज टू ऑल रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट कपल्स रिलेशनशिप, कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिकेशन जब प्रॉपर नहीं होता है तो कपल्स में चैलेंजेस, डिवोर्स, ब्रेकअप और ये सब चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। तो कम्युनिकेशन फाइनली कहाँ पे आता है, इसी बात पे कि क्या हम हमारी बाउंड्रीज को असर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली तो फिर क्या होता है, पैसिव एग्रेसिवनेस होती है। पैसिव एग्रेसिवनेस का मतलब हमने पहले सुना था कि व्यक्ति बोलता नहीं है और सोचता है कि सामने वाला समझ जाएगा, बिना बोले ही समझ जाएगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको फियर होता है या जो भी है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसको पैसिव एग्रेसिवनेस बोलते हैं। और उसके कारण एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझ नहीं पाता है कि ये क्या चाह रहा है, और अगर नहीं समझ पाता है तो वो वही करता है जो ये सामने एक व्यक्ति नहीं चाह रहा है। सो देन देयर इज मोर कॉन्फ्लिक्ट, पैसिव एग्रेसिवनेस। और क्योंकि अगर हम क्लियरली एक्सप्रेस कर देंगे कि दीज आर माय बाउंड्रीज, और सामने वाला दो ही चीजें करेगा, या तो उसको ऑनर करेगा या नहीं करेगा।
अगर वो ऑनर करता है तो बहुत अच्छी बात है, देयर इज नो इश्यू। पर अगर वो ऑनर नहीं करता है तो व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मैंने कुछ अपना एक्सप्रेस किया, बाउंड्री सामने वाले ने उसको ऑनर नहीं की, तो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, मतलब कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग द वे वी एक्सपेक्ट। सामने वाला अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरी वैल्यूज को, नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, सो वी हैव टू रीइवैल्यूएट द रिलेशनशिप, जैसा उन्होंने पहले बोला था। तो इन्होंने फिर उसका रीजन बताया कि व्हाई पीपल डू दैट, बिकॉज उनको फियर होता है कि उनका पार्टनर दूर से दूर हो जाएंगे वो। पर ये फियर ये बेसलेस है, क्योंकि बता रहे हैं कि रिलेशनशिप थेरेपी जो कई सारी लोग करते हैं, रिलेशनशिप थेरेपी, तो उसमें अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट बनाना एक दूसरे से पार्टनर सीख जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आर्ग्यूमेंट्स की वो रिड्यूस हो जाती है। ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। सो इट इज काउंटर इंट्यूटिव। लोगों को लगेगा कि भाई हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये मेरी नीड है, या मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, या दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट और नीड फ्रॉम यू, तो लोगों को लगेगा कि भाई आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, पर बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज मोर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड ओके, लेट्स रीड फर्दर। कोई है ऑनलाइन में, कोई और जो पढ़ना चाहेगा? अमन, मनीष, ओके, इफ नॉट कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? हेलो। यहीं से, ये जो आइडियली यहाँ से सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। Ideally, setting clear boundaries and expectations will be one of the first thing you do as a couple. By being honest and upfront about how you expect to be treated and what you want to get out of the relationship, you will both be spared a great deal of headache, and wasted time in the long run. Unfortunately, many couples prefer to avoid these tricky conversations. You had be surprised just how many couples never discuss their expectations around things like marriage and having children until years into the relationship, only to discover that they want completely incompatible things. Normally, it's probably not wise to mention kids during the first few dates, but feel free to share your expectations for the relationship whenever it comes up naturally in conversation as you are getting to know someone. Other conflict prone topics that should probably be dealt with early on include how you intend to share finances, how will divide up household responsibilities, and what your stance is on fidelity. That last conversation is sure to be interesting at least. ओके, थैंक यू। सो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले यूजुअली क्या होना चाहिए कि एक जो दो लोग अगर अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सबसे पहले वो क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशन सेट करें। और क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे और अपफ्रंट रहेंगे कि हम कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे से, कि कैसे हमको ट्रीट करे, तो क्या इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, तो लॉन्ग रन में हमको बहुत सारा हार्ट अटैक या वेस्टेड टाइम, टाइम वेस्ट से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम शुरू में ही क्लियर कम्युनिकेट कर लिया और समझ में आया कि भाई हम कंपेटिबल नहीं हैं, तो वो उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और नहीं है तो फिर व्यक्ति उसको उस ट्रबल से बच सकता है। परंतु जैसा ही लिख रहे हैं कि मेनी कपल्स प्रेफर टू अवॉइड दिस ट्रिकी कन्वर्सेशन। सब कन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल होते हैं, हमको ट्रेनिंग होती नहीं है, ना बचपन से सिखाया जाता है कि असर्टिव कैसे रहा जाए,
कैसे हम अपने आप से ही टच में रहते नहीं, हमको मैच्योरिटी नहीं रहती, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं या ये सब, तो बात करते नहीं हैं या अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि चीजें बाद में कॉम्प्लिकेट होती हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि मैरिज, चिल्ड्रन, ये सब कई सालों तक भी लोग बात करते नहीं है और फिर उसके बाद समझ में आता है कि अरे हम तो इनकम्पैटिबल हैं कंप्लीटली इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में। तो ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पहली बार में ही, दूसरी बार में ही हम मिले किसी से और उसको इवेल्युएट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करें, किड्स के बारे में या ये सब। पर धीरे धीरे ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली जब आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हैं या जब भी वो और मोर फॉर्मल वे में की तरफ बढ़ रही है, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स हैं कि भाई कि हम फाइनेंसेस कैसे शेयर करेंगे। जैसे ये खैर हम ये जो है इंडियन सोसाइटी में चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती हैं, पर फिर भी हमारी क्या नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, हमारे क्या जैसे हाउ यू विल डिवाइड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। एंड योर स्टैंस इज ऑन फिडेलिटी, लॉयल्टी से रिलेटेड कि भाई क्या आपका सोचना है। तो वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के कन्वर्सेशंस इम्पोर्टेंट होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे कि भाई हम, क्योंकि यूजुअली लोग बात ही नहीं करते हैं कि इन बारे में, तो अगर कोई बात करेगा तो दैट विल बी यूजफुल एंड इन द लॉन्ग रन स्पेशली। सो लास्ट 2-3-4 सेक्शंस, पैराग्राफ। It is possible, of course, that you are already deep in a relationship and you have so far managed to avoid any of these big conversations. So what should you do? Well, it's time to have a difficult conversation. You may well find it uncomfortable, but uncomfortable conversations save relationships. Based on conflicts that have come up in the past, you should already have a pretty good idea of where boundaries and expectations need to be discussed. And who knows, by inserting a bit of distance and separateness back into the relationship, you may even find that boundaries breathe some fresh romance in your love life. ओके, The take home message? अभी दूसरा सेक्शन। सो ये बोलते हैं कि हो सकता है कि अभी आप की रिलेशनशिप लंबी हो, ऑलरेडी आप काफी समय से किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने इन सब की चीजों के बारे में बात ही नहीं करी हो, तो फिर क्या करें? क्योंकि ये सब थोड़े से जो बड़े कन्वर्सेशंस हैं इसको हमने अवॉइड किया हो, तो क्या अब हम कभी करेंगे? इसके बारे में मैं एक एग्जांपल जो देता हूँ कई बार कि मान लो हम एक हाईवे पे जा रहे हैं और हम उस हाईवे पे बहुत दूर निकल आए और बहुत दूर रियलाइज होने के बाद समझ में आया कि अरे ये तो हम गलत रास्ते पे आ गए। तो हम क्या करेंगे? क्या हम चलते जाएंगे या हम वापस घूमेंगे? नेचुरली जो आंसर होगा कि भाई हम, अगर हमको जब भी समझ में आ गया कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम वापस लेंगे। इसी प्रकार से कई बार हम चीजों को इसलिए अवॉइड करते हैं कि चलो अब तक नहीं करा तो रहने दो, अब क्या बात करें। बट वो ये एनकरेज कर रहे हैं ऑथर कि अगर हमारे कुछ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है तो उसको अभी कर लें। तो अनकंफर्टेबल लग सकता है पर उससे रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो सेव कर सकती है। क्योंकि जो हमको आइडिया क्लियर हो गई कि जो हमारी पास्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पास्ट में हमने एक दूसरे को समझा उस हिसाब से कि क्या बाउंड्रीज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको डिस्कस करना है। और हो सकता है कि इस प्रकार के क्लियर कम्युनिकेशन से कुछ जो रिलेशनशिप है वो उसमें जो ये बाउंड्रीज हैं वो उसमें अगर हम थोड़ा डिस्टेंस या सेपरेटनेस डालने से हो सकता है कि दैट में जो लव लाइफ है उसमें थोड़ा सा रोमांस वापस इंट्रोड्यूस हो जाए या इट में ऐड सम थिंग्स टू योर लाइफ। सो फाइनल समरी थोड़ी सी बड़ी है इसमें, लेट मी जस्ट रीड दिस क्विकली। The takeaway message from these blinks is many of the problems in your life, from work overload to domestic disputes, really boil down to a single issue, an inability to set healthy boundaries. हमारे मोस्टली जो भी इश्यूज होते हैं वो हम
इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वो हेल्दी बाउंड्रीज ना बनाने के कारण है. And so by taking the time to work on this one issue, you could make improvements to your quality of life across the board. तो अगर हम इस एक चीज पे वर्क करेंगे तो हर एस्पेक्ट में हमारी लाइफ में हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है. With that in mind, here's a napkin size summary of the steps you need to take. क्या हमारी छोटी छोटी स्टेप्स हम ले सकते हैं. सबसे पहला, आइडेंटिफाई द एरियाज इन योर रिलेशनशिप्स वेयर यू फील यू नीड क्लियरर बाउंड्रीज. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें उन एरियाज में जहां पे हमको क्लियर बाउंड्री की जरूरत है किन रिलेशनशिप्स में. सेकेंडली, असर्ट योर नीड्स टू द पर्सन एज कॉन्फिडेंटली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली एज पॉसिबल. फिर दूसरी चीज, हम उन बाउंड्रीज को, हमारी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंटली हो सकता हो, बजाय कि घुमा फिरा के या जैसे पैसिव एग्रेसिव तरीके से बताने के. तीसरा, डील मैच्योरली विद व्हाटएवर डिस्कम्फर्ट एंस्यूज फ्रॉम सेटिंग योर बाउंड्री. तो वो कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है पर उसको हम मैच्योरली डील करें. रिमेंबर, इट विल ओनली बी ऑकवर्ड इफ यू मेक इट ऑकवर्ड. अगर हम उसको ऑकवर्ड बनाएंगे तो ऑकवर्ड होगा, नहीं तो हम मैच्योरली डील करेंगे प्रॉपरली तो दैट विल नॉट बी वेरी अनकंफर्टेबल या एटलीस्ट ऑकवर्ड नहीं होगा. और बैकअप योर बाउंड्री इफ नेसेसरी बाय रीस्टेटिंग इट और इशूइंग कॉन्सिक्वेंस. अगर जरूरत पड़े, अगर हमने बाउंड्रीज को बनाया पर वो फॉलो नहीं हो रही हैं, तो या तो हम उसको क्लियरली फिर से कम्युनिकेट कर दें और या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंस कम्युनिकेट कर दें क्लियरली कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा या आप ऐसा करोगे तो ये होगा, whatever is the nature of the boundary. So पहले से हम सोच के रखें एक्शनेबल एडवाइस में कि प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू से, पहले से प्लान करके रखें या हो सकता है तो लिख के रखें. और इवन वी कैन डू इज वी कैन राइट एंड गिव, बिकॉज राइटिंग में देने से क्या होता है कि कई बार व्यक्ति को क्लैरिटी रहती है, उसको मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. कई बार बोलने में कहते हैं कि बोलने से क्या होता है कि हम भाव को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो टोन की वेरिएशंस और वो सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं. पर कई बार उस चीज को गलत समझा जा सकता है, या व्यक्ति अगर कभी चार्ज होता है इमोशनली तो सामने वाला सुनता ही नहीं है, वो अपने मन से ही कुछ प्रोजेक्शन करके कर लेता है. दूसरी बार रिपीट नहीं करा जा सकता सेम चीज को, पर लिखी हुई चीज को बार बार व्यक्ति पढ़ सकता है और फिर क्लैरिफिकेशन उसके बाद बात की जा सकती है. आई फील दैट्स अ बेटर आइडिया. पहले आप एक बार लिख के दो और फिर उसके बाद उस बारे में बात करो ताकि क्लैरिटी रहे. और once you have an idea of the areas in your life where you need boundaries, you can try this exercise. तो इन्होंने एक एक्सरसाइज बनाई है जो I'll just read. Draw 2 vertical lines on a piece of paper to create 3 columns. 3 कॉलम बना ले हम. पहले कॉलम में राइट करें कि बाउंड्रीज क्या हैं जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स से को चाहता हूँ कि वो इतना ऑफन कॉल नहीं करें. अगेन ये थोड़ा वेस्टर्न ऑडियंस के लिए है जहाँ पे कि पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, तो पेरेंट्स कॉल करते हैं वंस इन अ वाइल और वो टू ऑफन कॉल करते हैं तो व्यक्ति को अनकंफर्टेबल लगता है. तो एक ही एग्जांपल दे रहे हैं. सेकंड कॉलम में हम पोलाइटली कैसे असर्टिव स्टेटमेंट्स के द्वारा उस एक्सप्रेस कर सकते हैं उस बाउंड्री को. तो पहला कि क्या हमारी नीड है, बाउंड्री क्या है जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. दूसरा, वो शब्द जो क्लियरली उस बाउंड्री को कम्युनिकेट करते हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया उसी को, यू कुड राइट, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट दीज डेज, कैन वी कीप अवर चैट्स टू वंस अ वीक. कि क्या हम, ये पेरेंट्स से बाउंड्रीज बनाने की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, कि क्या हम मेरे पास बहुत सारा काम है, क्या हम हमारी बातचीत को हफ्ते में 1 दिन के लिए रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम आराम से अच्छे से बात कर सकें. इन द थर्ड कॉलम राइट 1 or 2 consequences that you could realistically enact if your boundary is not honored. तो हम थर्ड कॉलम में ये लिख सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं अगर मेरी बाउंड्री को क्लियरली एक्सप्रेस करने के बाद भी सामने वाला ऑनर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कुड राइट, आई वोंट आंसर द फोन अनलेस वी हैव प्लान टू हैव अ कॉल.
कि मैं फोन जब तक आंसर नहीं करूंगा जब तक कि अगर हमने प्लान नहीं किया हो पहले से इस कॉल का। तो इस प्रकार से सॉरी हम एक लिस्ट बना सकते हैं और फिर उसमें एक्शन प्लान हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। वो हमारे पास असर्टिव स्टेटमेंट्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रेडी हो जाएंगे। So that's all for this book. Thank you very much. Again, this book is called Set Boundaries, Find Peace by Nedra Glover Tabab. Any questions, comments? किसी का भी कुछ जो आपको अच्छा लगा हो या जो आपको लगता हो कि जो इम्प्रूव किया जा सकता है या जो समझ में नहीं आया हो? Sir, Piyush here. Yes, please. So, sir, the way you narrate the every lines, it can get connected to every person, every listener over here. So it's nice that you are still carrying on in your busy schedules. So we appreciate that efforts, how you are helping every person for that relationships and awareness program. So I just wish and I will be grateful if you continue it more frequently, whether there is audience or not. थैंक यू पीयूष फॉर योर एनकरेजमेंट। डेफिनेटली प्लान तो यही है कि हम इसको कंटिन्यू रखें, भले ही कितने भी लोग ज्वाइन करें। अभी शुरू में हम बीच में उसको ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं पहुंचा रहे थे, बट आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग एंड वी विल आस्क एवरीवन टू हेल्प अस प्रमोट दीज आर फ्री सेशंस for everyone, so definitely इनका कोई commercial motivation नहीं है। तो yes, we will continue and thank you for appreciation। और कोई anything else? Okay, so then we will pause here and we will continue this next week. We will read from some other book or some other topic. अगर आपका कोई सजेशन हो क्या टॉपिक लेना चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। आई एम श्योर यू हैव माय कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, और या फिर जो भी आप किसी और व्यक्ति को जानते हो उसको भेज सकते हैं कि वो मुझे बता दें। और या फिर कुछ और सजेशन हो इम्प्रूव करने का इस होल सेशन को, तो यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू।